नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज मनी गुरु के इस शो में हम दो बेहद ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करने वाले हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम। यूं तो दोनों ही बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। नए साल में आप दोनों में से किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या क्राइटेरिया आपके लिए होना चाहिए? पीपीएफ एक तरफ एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वहीं जो एनपीएस है वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। तो लंबी अवधि के गोल्स के लिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रह सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान है उनका परिचय करा दें। लिखिता चेपा हमारे साथ हैं, रिसर्च हेड कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च। लिखिता, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। जी बिजनेस को और आपको सबको मेरा नमस्कार। लिखिता से हम बातचीत करें उससे पहले आज के शो में क्या खास चर्चा करेंगे उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे पीपीएफ और एनपीएस में निवेश की कैसे करें शुरुआत। रिटायरमेंट के लिहाज से पीपीएफ सही है या फिर एनपीएस? पीपीएफ एनपीएस में से एक चुनना है तो क्या चुने? क्या है पीपीएफ और एनपीएस के फायदे और नुकसान? लिखिता, नए साल की शुरुआत में आमतौर पर जो निवेशक हैं वो सोचते हैं नए साल की शुरुआत को निवेश की शुरुआत भी बनाया जाए। और इस बार तो रीजंस भी बहुत हैं, क्योंकि 2020 में हमने देखा कई लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ी और उसको कवर अप करने के लिए साल की शुरुआत में कई लोगों ने अब कोशिश करने की शुरुआत की है कि अब लंबी अवधि के गोल जो उनके डिस्टर्ब हुए थे या जो बनाना चाहते हैं उनको अच्छे तरह से बनाए। इसलिए हम चाहते थे कि पीपीएफ और एनपीएस जैसे इन जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उनका जिक्र करें। सबसे पहले आपसे एनपीएस के बारे में समझना चाहेंगे। पीपीएफ तो डेफिनेटली काफी पॉपुलर है ही, लेकिन एनपीएस ये ध्यान में रखते हुए कि एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट तो है, लेकिन लंबी अवधि के लिए और टैक्स एफिशिएंसी के लिहाज से भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। 2021 में निवेश की शुरुआत के लिहाज से एनपीएस कैसा है? एनपीएस एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है अगर आप इसकी खूबियां को समझो। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी अपना रिटायरमेंट प्लानिंग एक ठीक तरीके से कर पाए। इससे पहले जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता था यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए ही अवेलेबल था। पर एनपीएस में कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी शॉपकीपर्स, ड्राइवर्स, हाउस हेल्प्स, कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकता है और रिटायरमेंट प्लानिंग अपने हिसाब से कर सकता है। एनपीएस में ब्रॉडली दो तरीके के अकाउंट होते हैं। सबसे पहला टीयर 1 अकाउंट एंड टीयर 2 अकाउंट। अगर आप एनपीएस अकाउंट अवेल कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट टीयर 1 अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। टीयर 1 अकाउंट में मिनिमम कंट्रीब्यूशन होता है 500 रुपए और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का कोई लिमिट नहीं होता है। टीयर 2 अकाउंट में आपको मिनिमम 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट एक साल में करना पड़ता है और इसमें भी कोई मैक्सिमम लिमिट ऐसा सेट नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हर एक इन्वेस्टर अपने हिसाब से जितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं वो साल में कभी भी आप अपने एनपीएस अकाउंट में डाल सकते हैं और अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तो इसकी खूबियों को समझकर जो आपने लिखिता बहुत अच्छे से समझाई, ये पता चलता है कि हाँ, एनपीएस एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत पुराना नहीं है अगर हम इसको कंपेयर करें पीपीएफ से। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड का तो हम सबको मालूम है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जो रेट्स हैं वो पिछले कई सालों में लगातार कम हुई हैं। अब पीपीएफ की ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए अगर किसी को नए साल में पीपीएफ में इन्वेस्ट करना है तो क्या वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिहाज से सही एक स्ट्रैटेजी रह सकती है, या फिर भी आप समझती हैं कि एनपीएस शायद बेटर ऑप्शन हो सकता है पीपीएफ के मुकाबले? पीपीएफ का लॉक इन पीरियड जो है वो एनपीएस से कंपैरेटिवली कम है।
तो अगर कोई इन्वेस्टर अपना फंड बहुत समय तक लॉक करके नहीं रखना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन पीपीएफ होगा, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड रिटर्न कह सकते हैं जो कि जनरेट कर सकता है, जो इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो कहीं ना कहीं पीपीएफ में काफी अच्छा सिक्योरिटी है और डिसेंट रिटर्न भी जनरेट करता है। बट एनपीएस के केस में ये है कि थोड़ा इसमें इक्विटी का एक्सपोजर होता है, तो ये जो रिटर्न है वो आपका फिक्स नहीं है, फ्लोटिंग रिटर्न होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का एक्सपोजर है। तो यंग इन्वेस्टर्स जो है, मतलब जो 25 to 30 इयर्स के एज में फॉल कर रहे हैं, वो अपने अर्ली एजेस में एनपीएस को अवेल करें, तो रिटायरमेंट के एज तक वो एक अच्छा कॉर्पस देख सकते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कॉम्पाउंडिंग। तो इन दोनों को ऑप्शन में चूज करने समय इन्वेस्टर को अपना एज और रिस्क एपेटाइट दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा और उस हिसाब से ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। एक बात बताइए लिखिता, क्योंकि जब हम एटीसी में टैक्स बेनिफिट लेने की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज करते हैं, 1.5 लाख का हमें एक लिमिट पता है, लेकिन एनपीएस का एक फायदा ये भी हो सकता है कि हाँ, आपको 50,000 की अतिरिक्त छूट इसमें इन्वेस्ट करके मिल सकती है। तो अगर आपको एक ज्यादा टैक्स एफिशिएंट अपना इन्वेस्टमेंट टैक्स पोर्टफोलियो बनाना है, तो पीपीएफ और एनपीएस को दोनों शामिल किया जा सकता है लिखिता? हाँ, पीपीएफ और एनपीएस दोनों में भी एटीसी के अकॉर्डिंग 1.5 लाख का लिमिट तक आप अपना टैक्स एग्जेम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो 1 साल में। पर एनपीएस में आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है 18CCD1B के अकॉर्डिंग। टीयर 1 अकाउंट में जो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट पे आप एडिशनल 50,000 रुपए एक्स्ट्रा अवेल कर सकते हो। मतलब ये 50,000 एडिशनल टैक्स एग्जेम्पशन होगा हर एक इन्वेस्टर के लिए। ये फैसिलिटी किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में नहीं है, जो कि सिर्फ एनपीएस में अवेलेबल है। तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है इन्वेस्टर्स को। इनफैक्ट एनपीएस की खूबियों में तो डेफिनेटली एक टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन है, लेकिन साथ ही आपको लगता है कि मार्केट के जोखिम को ध्यान में रखते हुए, या जो लोग नहीं चाहते हैं कि वो ज्यादा मार्केट रिस्क ले, वो शायद लॉन्ग टर्म के लिए पीपीएफ को ज्यादा पसंद करते हो? एक तो उनको पता है कि हाँ, स्मॉल सेविंग स्कीम है, उनको गारंटीड रिटर्न मिलना है, इसलिए वो पीपीएफ जैसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अपने पैसे डाल दे, लेकिन हाँ, 15 साल का लॉक इन पीरियड उन्हें सहना तो पड़ेगा। पर एनपीएस में कीपिंग इन माइंड जिस तरीके की इक्विटी में हमें एक बढ़िया एक रैली नजर आ रही है, मार्केट में रैली नजर आ रही है, एक ऑप्शन भी रहता है निवेशक के पास कि आप चेंज कर सकते हैं उसमें एक्सपोजर भी। तो कीपिंग इन माइंड करंट मार्केट सिचुएशन, एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते निवेशक उनके लिए। नो डाउट कि एनपीएस में एक्सपोजर ज्यादा है इक्विटी के लिए और रिस्क भी ज्यादा है, सो इज द रिटर्न। तो अभी के मार्केट में डेफिनेटली एनपीएस का रिटर्न जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है पीपीएफ के हिसाब से। पर अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें, एज सून एज इन्वेस्टर्स अपना एज इंक्रीज करते जाएंगे तो कोई भी इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहेगा और इतना टाइम भी नहीं रहेगा कि अपना फंड मॉनिटर करें। तो ओल्ड एज इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स जो रिटायरमेंट के एज के पास है, मतलब 10 से 15 साल के पास है, उनके लिए पीपीएफ अकाउंट ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलना चाहते हैं, बिना ज्यादा रिटर्न के एक्सपेक्ट करते हुए वो जो भी है, मतलब एक सॉर्ट ऑफ गारंटीड रिटर्न या फिक्स्ड रिटर्न बोल सकते हो, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको अश्योरेंस, मतलब एक सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग आपको मिलता है, जो कि एनपीएस में अवेलेबल नहीं है। एनपीएस का रिटर्न कहीं ना कहीं मार्केट से ज्यादा रिलेटेड है और इसका कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं है। तो जो रिस्क लेने के लिए तैयार है उनके लिए एनपीएस वुड बी द बेटर ऑप्शन। अब एक रिटायरमेंट प्लानिंग के पर्पज से अगर समझे तो ये दोनों ही प्रोडक्ट काफी पॉपुलर है। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो हम समझते हैं, लेकिन एनपीएस डेफिनेटली
न्यू पेंशन स्कीम है, तो इसमें पेंशन बेनिफिट की सबसे ज्यादा इनफैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जरूरत है लोग समझते हैं, इसलिए एनपीएस को लोग पसंद भी कर रहे हैं। अब अगर एनपीएस से पेंशन मिलने की बात करते हैं, क्योंकि हम ये पता है कि हाँ आपको एक हिस्सा एक एन्युइटी में डालना होता है, ये एक कंपलसरी है और बाकी एग्जेम्प्ट लिस्ट में है, तो पेंशन मिलने के लिहाज से जो पूरा एक टैक्स का जो गणित है एनपीएस का, वो क्या कहता है, वो कितना सरल है? एनपीएस आप टोटली तब तक विड्रॉल नहीं कर सकते हो जब तक आपका एज 60 इयर्स का नहीं हो जाता, और मैच्योरिटी पे जो भी अमाउंट होता है वो ट्रिपल ई के अंडर आता है, एग्जेम्प्ट, यानी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन और विड्रॉल तीनों टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। आप इसमें एटीसी के सेक्शन के अंडर टैक्स एग्जेम्प्ट के लिए क्लेम कर सकते हो। और अब मैच्योरिटी पे द मैक्सिमम आप जो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो टोटल अमाउंट से वो है 60%। 60% तक का जो टोटल कॉर्पस है उस पे विड्रॉल टैक्स एग्जेम्प्ट है। बाकी 40% से आपको एक एन्युटी प्लान परचेज करना पड़ता है। जो एन्युटी प्लान में इंटरेस्ट जनरेट होता है उस अमाउंट आप मंथली पेंशन के दौर पर आपको रिसीव होते रहेगा। यह है इसका बेसिक गणित। अब इस चीज को हम समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर है जिनका नाम अरुण है और उनका एज 30 इयर्स है, और अगर वो मंथली 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एनपीएस में अपने सैलरी के से, तो एक साल में वो ऑलमोस्ट 72,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और 30 इयर्स बाकी पेंडिंग में उनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 21.6 लाख। ये उनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। हिस्टोरिकली अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो एनपीएस अभी तक 10 to 12% का रिटर्न जनरेट करते आया है हर साल। इस एग्जाम्पल में अगर हम लेंगे कि 10% रिटर्न एनपीएस जनरेट कर रहा है, तो मैच्योरिटी तक जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1.36 करोड़। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैच्योरिटी पे आप मैक्सिमम 60% विड्रॉ कर सकते हो और बाकी 40% आपको वापस इन्वेस्ट करना पड़ेगा एन्युटी पे। तो जो 40% है मतलब 54 लाख अराउंड आता है वो अमाउंट, उस अमाउंट से आपने एन्युटी में इन्वेस्ट किया, और अगर वो आपका एन्युटी प्लान 6% का रिटर्न दे रहा है एनुअली, तो आपके पास मंथली 25 to 27,000 के बीच में अमाउंट मंथली पेंशन स्कीम की तरफ आपके पास आएगा। तो एनपीएस के दो फायदे हैं। फर्स्ट थिंग, आपको मैच्योरिटी पे 60% ऑफ द कॉर्पस मिल रहा है जो कि लमसम अमाउंट होता है, और उससे आप अपना फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो है वो अटेन कर सकते हो। और दूसरा, मंथली सर्टेन अमाउंट आपको पेंशन के तौर पे इस प्लान के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है ताकि आप अपना लाइवलीहुड आराम से जियो। तो मतलब मंथली पेंशन भी और एक निवेश का बेनिफिट भी एनपीएस में मिल जाता है। यहाँ पर मेंशन हम जरूर करेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की भी, जिसको पीएफ भी कहते हैं, क्योंकि अभी आजकल के समय में सबसे ज्यादा जो ब्याज दर है वो ईपीएफ की ही है, लेकिन वो सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के लिए है। चर्चा फिर भी करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु।
मनी गुरु में हम आज बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टूल्स यानी पीपीएफ और एनपीएस की। हमारे साथ हैं आज लिखिता चेपा, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च से हैं ये। लिखिता, पीपीएफ और एनपीएस पर हमने कुछ देर पहले चर्चा की। एक और जो हमारी जो रिटायरमेंट जो किटी होती है उसमें ईपीएफ का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। हाँ, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए है ये मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, और सबसे ज्यादा 8.5% जो ब्याज दर है वो अभी हमें प्रोविडेंट फंड में ही मिलता है। लेकिन पिछले साल जैसा हमने देखा लिखिता कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों ने अपने पीएफ से भी पैसे निकाले क्योंकि उनको जरूरत थी और सरकार ने इसका मंजूरी भी दी थी कुछ टाइम के लिए। लेकिन जिनकी प्लानिंग अब ईपीएफ की बिगड़ गई है तो उसको सुधारा कैसे जा सकता है? ईपीएफ की क्या खासियत बताएंगे आप? ईपीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि वॉलेंटरी नहीं है। इसमें हर एक एम्प्लॉय को मैंडेटरीली कंट्रीब्यूट करना ही पड़ता है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों अपने 12% ऑफ बेसिक पे इसमें हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे जनरेट किया हुआ पूरे फंड को गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करके उस पे जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है वो आपके ईपीएफ अकाउंट में अक्यूमुलेट होते जाता है। तो इस ईपीएफ का बेनिफिट उठाने के लिए आपको सबसे पहला एक ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअसली 5 साल का टेन्योर रखना पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट कर रहे हो तो आपका जो ईपीएफ से लिंक्ड अकाउंट नंबर है वो अपने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे भी अपडेट करना पड़ेगा ताकि वो कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट कंटिन्यू हो और आप उसका बेनिफिट उठा पाओ। बिल्कुल। तो ईपीएफ में सही आपने इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी कि आप अगर अपने संस्थान बदलते हैं तो पीएफ निकालने की गलती मत कीजिए। आपका एक नंबर होता है, यूएन नंबर, आप उसको डेफिनेटली ट्रांसफर करा सकते हैं। ये एक बेहतर ऑप्शन रहता है। पर एक और जो एक अच्छी बात है ईपीएफ की कि आप कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा सकते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के थ्रू। और ये एक्चुअली ड्यूरिंग कोविड टाइम लिखिता कई कंपनीज ने अपने कर्मचारियों को ऑप्शन दिया था कि आप अगर अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं तो वीपीएफ के थ्रू आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर आपको अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, मतलब 12% जो बेसिक पे आप कंट्रीब्यूट करते हो उससे भी आपको ज्यादा इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज कर सकते हो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यूटिलाइज करके। इसमें आप 100% ऑफ बेसिक पे तक आप अपना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर सकते हो और इसमें 80C सेक्शन के अंडर आप टैक्स भी एग्जेम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो जो कि उसका लिमिट है 1.5 लाख पर ईयर। तो एब्सोल्युटली इसमें अगर एक नया निवेशक है लिखिता, ये आपसे समझना चाहेंगे, और जो काफी निवेशक इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, वो समझना चाहते हैं अब नए साल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के तौर पर आपको क्या लगता है आपकी नजर में पीपीएफ या फिर एनपीएस? इनफैक्ट ईपीएफ तो क्योंकि मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है ही, उसकी भी हम बातचीत कर ही रहे हैं, पर पीपीएफ वर्सेस एनपीएस में आप किसको नंबर 1 पर रखती हैं? बिकॉज मेरे को मार्केट का नॉलेज है और इक्विटी मार्केट्स आगे भी काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो जो भी यंग इन्वेस्टर्स हैं जो बिलो 30 इयर्स के एज में जा रहे हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं मैंडेटरीली होता है, तो अगर वो लोग एनपीएस को अवेल करें तो वहां पे आपको रिटर्न मैक्सिमाइज करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और आप अपने रिटायरमेंट एज तक एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कॉर्पस जनरेट कर सकते हो। पर जो इन्वेस्टर्स 40 to 50 इयर्स के रेंज में फॉल कर रहे हैं उनके लिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट पीपीएफ, क्योंकि पीपीएफ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप टैक्स बेनिफिट मैक्सिमम उठा सकते हो और वो डिसेंट रिटर्न भी जनरेट करता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए। तो पीपीएफ मिडिल एज वाले लोगों के लिए डेफिनेटली एडवाइजेबल है।
और जो ऐसे निवेशक हैं जो ऑलरेडी पीपीएफ में कर रहे हैं निवेश, वो एक एडिशनल बेनिफिट के लिए एनपीएस में अभी से इसी वक्त से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं लिखिता? यस, ताकि वो जो कंपाउंडिंग इफेक्ट मैं बार बार दोहरा रही हूँ, वो आप अगर एक बार अवेल करोगे तो आपको एक्चुअल में, मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर आप सिर्फ महीने में 6,000 रुपए कंट्रीब्यूट करते हो एनपीएस में, तो वो मैच्योरिटी पे आपको 1.36 करोड़ देगा। मतलब आप सोचिए कितना कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो इसलिए ये जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यंग पीपल अर्ली एजेस में ही इसको अवेल करें और इस ऑप्शन को यूटिलाइज करें ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट वो यूज कर सके। तो बेसिकली कुल मिलाकर अगर समझा जाए, पीपीएफ तो डेफिनेटली एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ही, लेकिन एनपीएस न सिर्फ आपके निवेश का ख्याल रखता है बल्कि आपकी मंथली पेंशन को भी ख्याल में रखते हुए ये एक प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। हाँ, मार्केट लिंक जरूर है, लेकिन थोड़ा बहुत जोखिम आपको लेना पड़ेगा अगर आपको एक बेहतर रिटर्न के साथ मंथली पेंशन भी चाहिए और ट्रिपल ई बेनिफिट का फायदा भी अगर आपको लेना है, तो एनपीएस एक बेहतरीन ऑप्शन है। हाँ, स्मॉल स्कीम सेविंग्स में जो पीपीएफ है वो तो अच्छा ऑप्शन है ही, ये हम सबको मालूम है, लेकिन अगर आप एक एडिशनल टैक्स बेनिफिट चाहते हैं तो पीपीएफ और एनपीएस दोनों का सहारा लेकर एक अच्छा पोर्टफोलियो, टैक्स एफिशिएंट पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं। और इसकी तमाम खूबियों को हम तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए लिखिता, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।